हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये अपना सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए एसए का सीरीज है, जिसमें आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक जो बाढ़ की विभीषिका और आपदा प्रबंधन है उसको यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जो काफी इम्पोर्टेंट है सीएपीएफ एसए एग्जामिनेशन के लिए। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको अगर ऐसा लगता है कि चैनल आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही सारे वीडियोस का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं और साथ में आप क्विजेस का मजा भी यहाँ पे ले सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये स्टडी स्प्रिंग के नाम से ही टेलीग्राम पे आपको मिलेगा। और साथ ही आप 5 बजे से लेकर के 5 बजे से 5:15 तक हमसे लाइव चैट कर सकते हैं फेसबुक पे। ये फैसिलिटी आपको दिया गया हुआ है क्योंकि अभी हमारे चैनल मोनेटाइज नहीं हुए, तो आप प्रॉब्लम जो भी है आपके वो यहाँ पे क्वेरीज पूछ सकते हैं। बट ये सारी बातें थी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जहां तक मैं आपका हेल्प कर सकूं वहां तक के लिए। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ, जो है बाढ़ की विभीषिका। तो इंट्रोडक्शन एरिया में पहले हम लोग आते हैं। जहां तक मैं आपको बताऊं कि जो भी हमारे टॉपिक होते हैं एसेज के, उसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहले वाले में हम लोग उसमें इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर हम लोग उसके बॉडीज के अंदर आते हैं और लास्ट में कंक्लूजन देते हैं उसका। और ये जो चीज है इसको हम लोग पिछले सारे वीडियोज से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो इसी को आज हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि बाढ़ होता क्या है, फ्लड है क्या। तो जब भी अगर सपोज दैट आप ऐसे मान लो एक नदी है, ठीक है, इसके कैचमेंट एरिया में अगर पानी, मतलब समझो कि आप 300 लीटर, ये 300 लीटर जमा कर सकता है। यहाँ पे अगर आप 900 लीटर पानी देते हो, तो जो इसका कैचमेंट एरिया है, इससे ये पानी बाहर निकल करके आएगा ही आएगा। ठीक है, इससे पानी बाहर निकल करके आएगा। और ये पानी जैसे ही मानव वाली बस्ती में आती है, इसको आप बोल सकते हैं कि ये जो है आपका वो बाढ़ है। ठीक है, ये जो है आपका वो बाढ़ है। इसको अगर हम लोग शब्दों में लिखें, क्योंकि यूपीएससी हिंदी अगर आप दे रहे हैं, क्योंकि ये पहला यूट्यूब चैनल है जो हिंदी में आपको कंटेंट अवेलेबल करवाता है सीएपीएफ के लिए। पूरे यूट्यूब में आप खोज लीजिए, ये पहला यूट्यूब का चैनल है जो हिंदी में कंटेंट अवेलेबल करवाता है। तो यहाँ पे जब आप देखिएगा, तो इसको जब भाषा में लिखने की बात आएगी तो कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि नदी और अन्य जल स्रोतों में जल के स्तर का बढ़ना और बढ़कर मानव बस्तियों की ओर आना ही बाढ़ कहलाता है। ठीक है, नदी और अन्य जल स्रोतों में जल स्तर का बढ़कर मानव बस्तियों की ओर आना ही बाढ़ कहलाता है। काफी सिंपल वे में हमें जो भी वर्ड लिखना है, जो भी सेंटेंस लिखना है, वो जितना सिंपल हो सके हम उतना सिंपल में लिखना है, क्योंकि हमें सेना में जाकर के अपने से नीचे स्तर के लोगों को ट्रेंड करना है, अपने से नीचे स्तर के लोगों के साथ बातचीत करना है। तो हमें हमारे पास वो सारे चीज होनी चाहिए जो कि आप एक दूसरे के समझाने के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप शशि थरूर टाइप इंग्लिश का भी यूज नहीं कर सकते हैं, और फिर बहुत अच्छे हिंदी विद्वान की तरह हिंदी का भी यूज नहीं कर सकते। आप सिंपल वे में जो आपके मन की भावना है आप वही यहाँ पे लिखिए। अब देखते हैं कि भाई, अगर जल और नदी का जो स्रोत है उसमें बाढ़ का पानी बढ़ जाता है, 300 लीटर से 900 लीटर हो जाता है, कोई बात नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो इसके रीजन भी कुछ ना कुछ होंगे। कोई या तो प्राकृतिक रीजन होगा, या फिर आप मानव के द्वारा जो उत्पन्न किया गया हुआ रीजन है वो भी इसके अंदर आ सकता है। तो अगर देखें हम लोग, तो ये स्थिति जो है नदी और जल में उसकी क्षमता से अधिक पानी के बढ़ने के कारण उत्पन्न होता है। ये भी सिंपल है, लेकिन इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो रीजन में क्या आएगा, तूफान आ जाएगा जो प्राकृतिक कारण है, अत्यधिक वर्षा। अब मॉनसून में बारिश का एक लेवल है, उस लेवल के बाद जो बारिश होने लगती है वो अत्यधिक वर्षा है। कहीं पे बादल फट जाता है, आपका जो भी वो अगर आप ऐसे देखें तो ऊंचाई वाले एरिया में वहां पे बादल फटने की संभावना ज्यादा होती है। इसके साथ ही हिम पिघलना। अब आप जैसे ही देखिएगा, नॉर्थ वाले एरिया में जो आपका जो भी पहाड़े हैं या फिर जो भी नदियां है, सॉरी, जो भी वहां पे नदियां है वहां पे जमी हुई रहती है बर्फ। अब गर्मी ज्यादा बढ़ेगा, तो गर्मी बढ़ने पे जो है ये पानी पिघल करके आएगी, समुद्र में पानी का लेयर बढ़ेगा। क्योंकि लोग बोलते हैं कि कुछ समय के बाद पानी के लिए वर्ल्ड वार होगा, नहीं, पानी के लिए वर्ल्ड वार नहीं होगा, या फिर पानी के कारण लोगों की मृत्यु नहीं होगी, पानी से लोगों की मृत्यु होगी। क्योंकि ये हिम पिघल करके इतना ज्यादा मात्रा में आएगा, ये जो कि पीने योग्य तो है नहीं, पीने योग्य पानी बहुत कम मात्रा में पृथ्वी पर। और ये जो पानी है ये पूरी तरीके से इसमें लवण होता है, ठीक है, इसमें जो नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो ये पानी आएंगे और फिर ये जो जल स्तर बढ़ेगा, तबाही मचाएगा, और इसके कारण पानी के कारण आदमी की मृत्यु होगी। ठीक है,
और मानव के द्वारा ये सारे जो रीजन है इस हिम के पिघलने में मनुष्य का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आप इतने बुरी तरीके से विदोहन कर रहे हैं प्रकृति का कि यहाँ से टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो रहा है पूरे पृथ्वी पे, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो हिम है, जो आइस है, वो पिघल रहे हैं और वो पिघल के पानी बन के जो है वो नदी के साथ मिलते हैं। क्योंकि आप देखें तो ये एक नदी है, ये एक नदी है, बीच से अगर रास्ता है कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, एक ना एक नदी किसी न किसी रास्ते से जुड़ा हुआ है। अगर आप पूरे मैप ज्योग्राफी को देखिएगा तो इस तरीके से नदी जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं से। तो यहाँ अगर एक एरिया से हिम पिघलना स्टार्ट होता है तो ये सारे जगहों पर पानी का लेयर बढ़ाएगा, और यही कारण है कि बहुत सारे जगहों पे इस कारण से बाढ़ आती है। सिंपल है ये। अब मानव निर्मित कारणों में आता है अवरोध। एक बिजली बनाने की प्रक्रिया चलती है, बिजली बनाने की प्रक्रिया, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक डैम तैयार कर लेते हैं, एक डैम तैयार कर लेते हैं, यहाँ पे पानी रोकते हैं और फिर इस जगह पे टरबाइन लगा करके यहाँ से हम बिजली बनाते हैं, ठीक है। ये कारण क्या होता है, बिजली तो यहाँ हम बनाते हैं, लेकिन इस जगह पे क्या होता है कि इतना ज्यादा पानी भरता है और यहाँ से जो हम टरबाइन के ऊपर एक लेयर में ही पानी छोड़ सकते हैं। तो इस एरिया का इस जगह का जो होगा वो यहाँ पे बाढ़ की पानी आ सकती है अगर बहुत ज्यादा पानी आए तो ये सारे रीजन मानव निर्मित है। इसके साथ ही नदी में गाद, सपोज दैट ये एक नदी है, यहाँ पे क्या होता है कि इस डैम के कारण यहाँ पे गाद भरना स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये गाद इस लेयर को और ऊपर उठाता है और इस कारण से यहाँ पे देखे तो बाढ़ आती है। ये सारे रीजन है इसके बाढ़ के, जो काफी सिंपल वे में आपको समझने चाहिए। अगर इतना आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो इस वीडियो का सहारा लीजिए आप। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगर इसको देखें इस बाढ़ को तो ये बहुत बड़ी विभीषिका लेकर के आती है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जब बाढ़ कहीं पे आया हुआ हो, एट प्रेजेंट में बिहार पूरी तरीके से बाढ़ से जूझ रहा है, असम पूरी तरीके से बाढ़ से जूझ रहा है। आप असम में न्यूज में आप देखिएगा, असम का न्यूज, तो वहां पे आपको दिखेगा कि जितने मवेशी है वो मरे हुए आपको पानी के ऊपर दिखाई देते हैं। उनका जो बॉडी है वो हाईली डिकम्पोज हो चुका होता है। इसके साथ ही आदमी का जो बॉडी है, मनुष्य का जो बॉडी है, वो जो उसका जो शरीर है वो भी आपको पानी में तैरता हुआ दिखाई देगा और वो भी पूरी तरीके से हाईली डिकम्पोज हो चुका होगा। क्या रीजन है इसका? एक आदमी जो अपने घर के अंदर है, उसको अचानक पानी का सामना करना पड़ता है। अगर उसे तैरना नहीं आता है तो वो मरेगा ही, ठीक है। और इस कारण से जो है कि आदमी की मृत्यु होती है और आपको ऐसे ही तैरते हुए लाश दिखाई देगी। ताश के पत्ते बहुत हल्के होते हैं और ये पानी के ऊपर तैरती है। इस पर आपको ऐसा दिखेगा कि घर जो है, जो घर खपड़े के बने होते हैं, ठीक है, जो मिट्टी के बने होते हैं, या फिर जो घर आपके खपड़े के मिट्टी के बने होते हैं जिनकी नींव मजबूत नहीं होती है, वो जो घर होते हैं वो ऐसे ही तैरते हुए आपको दिखाई देंगे। साथ ही सांप और बिच्छू के भी जो प्रकोप है वो बाढ़ के कारण बढ़ जाता है। लेकिन ये बाढ़ जो है ये कहीं ना कहीं से कुछ हेल्पफुल भी होगा आदमी के लिए, क्योंकि बहुत जगह की मिट्टियां यहाँ पे आती है। एक पार्ट है यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, यहाँ की मिट्टी बहुत कम उपजाऊ है, यहाँ से बाढ़ के पानी आकर के साथ में मिट्टी को लाती है, भूक्षरण होता है और यहाँ पे आती ये मिट्टी आकर के इस जगह को उपजाऊ बना देती है, ठीक है, इस जगह को उपजाऊ बना देती है। लेकिन इसका जो तबाही है वो इस मामले में जीरो है। इस कारण से हम इसके फायदे को नहीं गिन सकते हैं, केवल हम इसके तबाही को ही गिने तो ज्यादा फायदा है, क्योंकि केवल उर्वरा शक्ति को बढ़ा देना इसके जो तबाही है उसकी भरपाई नहीं करती है। ये बाकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो, इसके साथ बाढ़ आता है तो तबाही लाता है, जाते वक्त बहुत सारी बीमारियां छोड़ता है। सपोज दैट एक छोटा सा तालाब है, ये वाला एक छोटा सा इस रास्ते में तालाब आता है, यहाँ पे पानी जमेंगे, ठीक है, और कुछ गड्ढे हुए जहाँ पे पानी जमेगा। यहाँ पे क्या होगा, मच्छर आएगा, बहुत विषैले मच्छर होंगे यहाँ पे, जो अपने साथ क्या करेगा कि हैजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, टाइफाइड इस टाइप का बीमारी लेकर के आएगा, जिसमें टाइफाइड गलत जो दूषित पानी है उसको पीने से होता है, ठीक है, हैजा भी दूषित पानी के पीने से होता है। इस जगह पे अगर सपोज दैट एक नल होगा या फिर एक कल होगा, उसका लेयर कहीं ना कहीं इस पानी से मिलेगा जो गंदा होगा, और यही पानी जब लोग पिएंगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि इनको हैजा और हेपेटाइटिस जैसा बीमारी पकड़ेगा। ये सारे रीजन है जो कहीं ना कहीं से बाढ़ की विभीषिका को आपके सामने दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि इसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या ध्यान दिया। आखिर अगर ये बहुत बड़ी विभीषिका बनकर के आई है तो गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ इसके ऊपर उसकी जिम्मेवारी बनती है, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो की होगी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि बाढ़ जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है,
अब आपको, अगर आपने नहीं देखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो आप पॉलिटी 1000 MCQs का जो सीरीज है, जिसका प्लेलिस्ट आपको मिलेगा इसके डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि कंकरेंट लिस्ट और जो लिस्ट होती है, जो राज्य और केंद्र का संबंध है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, उसमें सारे चीजों को 2-3 भागों में बांट दिया गया हुआ है। पहला होगा वो आपका आएगा सेंट्रल लिस्ट, दूसरा आएगा स्टेट लिस्ट, तीसरा आएगा कंकरेंट लिस्ट, और चौथा इन सारे में जो नहीं आता है वो आता है जिसपे केवल सेंटर को लॉ बनाने का पावर होता है। ये सारी बातें आती है। तो ये आता है स्टेट लिस्ट में बाढ़। अब यहाँ पर केंद्र सरकार करेगी क्या? तो केंद्र सरकार उसको क्या करेगी, तो मार्गदर्शन देगी, साथ में उनको तकनीक देगी। सपोज दैट इस जगह पे बहुत सारा पानी है और इस पानी को निकालने के लिए इसके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई तकनीक नहीं है। अब क्या करेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको तकनीक ला करके देगी कि भाई आप इस पानी को निकालिए कैसे भी। साथ में मार्गदर्शन देगी कि आप इस एरिया में कैसे पानी को निकाल सकते हैं। इसमें अगर कोई सहायता होगा वित्तीय तो वो करेगी केंद्र सरकार। ये सारे काम है सेंट्रल गवर्नमेंट की। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान देते हुए 2005 में क्या किया, आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया संसद से। और उसके बाद क्या हुआ कि एनडीआरएफ, ठीक है, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ, ठीक है, नेशनल डिजास्टर फोर्स जो होता है वो, और इसके साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिसको हम लोग बोलते हैं एनडीएमए, इन दोनों का गठन किया गया। और ये दोनों उस जगह पे काम करती है जहां पे आपदा हुआ हो, ठीक है। आपदा में बाढ़ आ जाता है, आपदा में बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, जिसको प्राकृतिक आपदा में ये सारे लोग, इन प्राधिकरण का काम होता है इससे रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं वो करना, और साथ में इनका एनडीआरएफ का काम होता है इनको सुरक्षा प्रदान करना, जो भी एरिया इस चीज से ग्रसित हो गया हुआ है वहां पे। अब देखते हैं हम लोग इसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि राष्ट्रीय जल नीति अपनाया, जिसमें बाढ़ एवं सूखाग्रस्त को अपनाया गया हुआ है। जिसमें क्या हुआ कि कुछ ऐसा पार्ट जैसे बिहार इसमें ये बाढ़ से जूझ रहा होता है, और कुछ ऐसे पार्ट राजस्थान के जो सूखा से गुजरे होते हैं, ठीक है, राजस्थान का कुछ ऐसा पार्ट जो सूखा से जूझ रहा होता है, इस जगह के लिए राष्ट्रीय जल नीति को अपनाया गया। साउथ का कुछ पार्ट, दक्षिण का, जिसमें अभी पानी है ही नहीं, तो राष्ट्रीय जल नीति को अपना करके गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान दिया। और इसके साथ ही गवर्नमेंट ने ऐसे जगहों पर काम करना स्टार्ट किया जो कि सीमा से सटे हुए हैं, जैसे बिहार की सीमा नेपाल से जुड़ती है और नेपाल पूरी तरीके से पानी छोड़ता है यहाँ पे। तो इन सारे को लेकर के एमपी जो है, एमबीएपी जो है, इसका गठन किया गया, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम, ठीक है, इसको बोला जाता है FMPAP, ठीक है। इसके अंतर्गत जो भी पड़ोसी, या तो राज्य से राज्य में, जो बिहार से झारखंड की जो लाइन है, इसके ऊपर झारखंड की लाइन है, इसके ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी। साथ ही बिहार अगर नेपाल से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे जो पानी का प्रॉब्लम है या फिर पानी के बहाव आते हैं, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट काम करेगी। तो राज्य, देश के जितने राज्य है उसके साथ प्लस पड़ोसी जो देश हैं उनके साथ साझा नदियों पर गवर्नमेंट क्या करती है, एक रिपोर्ट तैयार करती है और उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप इसी वे में काम कीजिएगा। सारे गवर्नमेंट के डिसीजन है इसके ऊपर, बहुत अच्छे डिसीजन लिए गए हैं, लेकिन इसकी विभीषिका है वो हम लोगों के सामने है। आते हैं हम लोग इसके कंक्लूजन के ऊपर। अगर हम देखें तो नदी कहीं ना कहीं से एक जगह से दूसरे जगह पे जुड़ी हुई है, तो इसके बीच में जब हम अवरोध पैदा करके बिजली वगैरह का निर्माण करते हैं तो ये डिफिकल्ट है। इसका रास्ता मोड़ करके हम ये काम करते हैं, और ये रीजन क्या करता है कि बाढ़ उत्पन्न करता है। लेकिन अगर हम इसी वे में काम करें तो ज्यादा फायदा होगा। इसलिए इसके रास्ते को मोड़ने के बजाय क्या करना चाहिए कि हम लोगों को उसी रास्ते में करते हुए वहां से कुछ फायदा लेना चाहिए। साथ में अगर हम लोग भूक्षरण को कम कर दे, वृक्ष की कटाई को कम कर दे, मानव निर्मित अवरोध जो भी है इसको कम कर दिया जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे फायदा लिया जाए। सपोज दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ लगा हुआ है और एक लेवल होगा यहाँ पे पानी का कि ये खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका फायदा तुरंत आदमी को मिलेगा। वो उसको पता होगा कि अब बाढ़ आने वाले हैं, वो एनडीआरएफ की टीम आएगी या फिर जो भी होगा, इसके ऊपर जितने स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए जा सके वो लिए जाएंगे। तो ये सारे चीजों को हम लोग अपना करके बाढ़ की विभीषिका को कम करने के साथ साथ इससे बच भी सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक ओवरव्यू आपका कि बाढ़ की विभीषिका और इस पे जो भी हमारे इसके ऊपर गवर्नमेंट के डिसीजन लिए गए हुए हैं, या फिर आपका इसके साथ जो भी काम किए जा रहे हैं ये आपदा प्रबंधन से रिलेटेड, वो सारे इस पे आपको मैंने बताया।
और इसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल जो है आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। आज हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया जो बाढ़ की बीबीसी का और आपदा प्रबंधन है। ये वीवीआई टॉपिक है जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये था आज के वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।